हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का श्री आर्ट गली के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज के टॉपिक में हम लोग समकालीन भारतीय चित्रकला के उन धुरंधर कलाकारों के प्रश्नों को इस मॉक टेस्ट पेपर में सॉल्व करेंगे, जो कि आप लोगों की आगामी महत्वपूर्ण एग्जाम यूपी टीजीटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा। तो आप जितने भी स्टूडेंट हैं इस मॉक टेस्ट पेपर को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आइए सीधे हम लोग क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है कि विख्यात समकालीन चित्रकार अर्पिता सिंह के बारे में क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है कि चित्रों में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व, वो कौन सा एलिमेंट है जो बार बार दिखाई देता है, बार बार दृश्यमान होता है और उनके काम की पहचान दिलाता है। जो भी मैंने ये स्ट्रक्चर फॉर्म आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया हूँ, ये आप लोगों के बदले हुए पैटर्न के अनुसार देखने को मिलेगा। ऑप्शन के रूप में दिया गया है कि क्या अर्पिता सिंह के चित्रों में ज्यामिति, अमूर्तता और घनवादी आकृतियां बार बार दिखाई देती थी। बी ऑप्शन पे लिखा है कि दैनिक जीवन की वस्तुएं जैसे सुई, धागा, कारें और बंदूकें दिखाई देती थी, या पारंपरिक मुगल लघु चित्रों की हूबहू नकल की जाती थी, या डी ऑप्शन में है केवल कि ग्रामीण भारत के लोक उत्सव को व्यक्त किया जाता था अर्पिता सिंह के चित्रों में। तो इसका आप सभी लोग देखे होंगे कि अर्पिता सिंह के जो कंपोजिशन होता था, आप लोगों ने उनमें देखा कि घरेलू जीवन की आम वस्तुएं जैसे सुई, धागा को वो लेती थी। साथ ही साथ समकालीन तनाव को दिखाने के लिए वो बंदूकें और कारों के प्रतीकों का बार बार उपयोग करती थी अपने चित्रों में। तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर हम लोग बी की तरफ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि गुलाम मोहम्मद शेख के चित्रों में किसके बारे में पुटअप करा है? गुलाम मोहम्मद शेख के चित्रों में स्मृति और इतिहास का संयोजन किस रूप में दिखाई देता है? ऑप्शन के रूप में है कि वे एक ही रैखिक परिप्रेक्ष्य का उपयोग करते हैं। बी ऑप्शन पे है कि उनके चित्र बहु परिप्रेक्ष्य अर्थात मल्टीपल पर्सपेक्टिव और कथात्मक नैरेटिव से समृद्ध होते हैं, या वे केवल काले और सफ़ेद रंगों का प्रयोग करते हैं, या वे पूरी तरह से अमूर्त अर्थात एब्स्ट्रैक्ट चित्रण की तरफ जाते हैं। तो आप लोग गुलाम मोहम्मद शेख की तरफ देखेंगे कि उनके चित्रों में इतिहास, व्यक्तिगत स्मृति और कई कालखंडों व परिप्रेक्ष्यों को एक साथ कथात्मक रूप अर्थात नरेटिव स्ट्रक्चर में पिरोने का जो काम किया गया था वो गुलाम मोहम्मद शेख के द्वारा किया गया था। तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर जो होगा वो बी को टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि समकालीन मूर्तिकार सुबोध गुप्ता को उनके कला माध्यम के लिए वैश्विक स्तर पर, ध्यान दीजिएगा, वैश्विक स्तर पर जाना जाता है। वे अपने इंस्टॉलेशन, जिसको हम लोग प्रतिस्थापन कला के भी नाम से जानते हैं, में मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग करते थे? वो सुबोध गुप्ता उसके लिए काफ़ी विख्यात थे, क्योंकि सुबोध गुप्ता के बारे में अगर आप लोग जानते हैं कि सुबोध गुप्ता रसोई के स्टील और पीतल के बर्तनों जैसे बाल्टी हुआ, टिफिन हुआ, थाली हुआ का उपयोग करके विशालकाय और भव्य इंस्टॉलेशन बनाने के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हुए थे। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी की तरफ जाएंगे, स्टील और पीतल के घरेलू बर्तनों को, ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध कलाकार नन्नी मलानी की आकृतियों का मुख्य विषय और माध्यम क्या रहा? क्या पुटअप कर रहा है कि मुख्य विषय और माध्यम क्या रहा? ऑप्शन के रूप में देखा है कि प्रकृति चित्रण और जल रंग, सामाजिक राजनीतिक मुद्दे, नारीवादी चेतना और वीडियो शेडो इंस्टॉलेशन, धार्मिक पौराणिक कथाएं और तैलचित्र, केवल अमूर्त अभिव्यक्तिवादी। तो आप सभी लोगों ने देखा कि नन्ही मलानी की आकृतियों का मुख्य विषय और माध्यम जो रहा है वो था कि वीडियो कला, शैडो इंस्टॉलेशन और थिएटर आधारित जो न्यू मीडिया कला की जो अग्रणी कलाकार मानी जाती हैं वो नन्ही मलानी जी मानी जाती हैं, जिनका मुख्य सरोकार था नारीवाद और विस्थापन। इसलिए इस क्वेश्चन का बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सामाजिक राजनीतिक मुद्दे, नारीवादी चेतना और वीडियो शेडो इंस्टॉलेशन, ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समकालीन भारतीय कलाकार ने मेजरिंग चेयर और कीपर्स ऑफ द
पेटेंट जैसी वैचारिक कलाकृतियों का निर्माण किया जो व्यवस्था पर कटाक्ष करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नए तरह से मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। तो आप सभी लोगों ने देखा यहाँ पर सुबोध गुप्ता जी हैं, विवान सुंदरम जी हैं, LN स्टॉल हैं और जितेंद्र कुमार जी हैं। तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा कि जैसे जब आप विवान सुंदरम, जिनका भी हाल ही में मृत्यु हुआ है, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो विवान सुंदरम भारत की शीर्ष जो है कॉन्सेप्चुअल, जिसको हम लोग वैचारिक कला पुरोधाओं से वे संबंधित थे, जिन्होंने कबाड़, इंजन ऑयल और विविध माध्यमों से व्यवस्था पर जो सवाल उठाने वाली कलाकृतियों पर उन्होंने जो कटाक्ष किया था, वो विवान सुंदरम जी की कला की काफ़ी विख्यात रही है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, विवान सुंदरम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे कि विवान सुंदरम द्वारा निर्मित मेमोरियल, जिसको विवान सुंदरम जी ने 1993 में एक प्रसिद्ध इंस्टॉलेशन के रूप में बनाया था, जो कि ऐतिहासिक सामाजिक घटना पर आधारित था। इसमें से ऑप्शन के रूप में दिया है कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर, या 1992-93 के मुंबई दंगे और सांप्रदायिक हिंसा के ऊपर, भोपाल क्रैश त्रासदी के ऊपर, या कारगिल युद्ध के ऊपर। तो आप लोगों ने देखा कि जो मेमोरियल जिसको विवान सुंदरम जी ने 1993 में बनाया था, वो बाबरी मस्जिद को जब ध्वस्त किया गया था, उसके उपरांत उन्होंने मुंबई में भड़की सांप्रदायिक हिंसा और उसमें मारे गए अज्ञात जो व्यक्ति थे उनकी तस्वीरें उनके इमेज में बनती थी, और वही तस्वीरों को केंद्र में रखकर विवान सुंदरम ने जो ऐतिहासिक इंस्टॉलेशन बनाया था वो थी मेमोरियल 1993। इसलिए इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है कि समकालीन चित्रकार अतुल डोडिया की शटर सीरीज क्या है? शटर सीरीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कला जगत में अत्यधिक चर्चित रही है। इस श्रृंखला की मुख्य विशेषता क्या रही है? मुख्य विशेषता क्या रही है? उन्होंने केवल लकड़ी के शटर पर जल रंग से पेंटिंग की थी, या दुकान के रोलिंग शटर पर बाहरी और आंतरिक दृश्यों के माध्यम से समकालीन और ऐतिहासिक छवियों का संयोजन उन्होंने किया था, या कैनवास पर शटर का भ्रम पैदा करना उनका काम था, या केवल महात्मा गांधी के जीवन को कैनवास पर चित्रित करना था। तो आप सभी लोग देखेंगे कि अतुल डोडिया ने दुकानों के जो वास्तविक जो रोलिंग मेटल शटर होता था उनकी बाहरी जो रूप होते थे, दृश्य होते थे, पेंट करते थे, जिससे उन्होंने उठाने पर, जब शटर को उठाने पर अंदर एक अलग जो कलाकृति होती थी वो दिखाई देती थी, जैसे प्रायः ऐतिहासिक व गांधीवादी दर्शन से वो काफ़ी प्रभावित थे। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का कि भारतीय खेल की कलाकृतियों में कौन सा एक विशिष्ट प्रतीक, याद रखिएगा विशिष्ट प्रतीक के ऊपर बात किया जा रहा है, या तत्व जो एलिमेंट होते हैं उनकी लगभग हर बड़ी रचना में दिखाई देती है। किसके? भारतीय खेल की। क्या थी? रंग बिरंगी चूड़ियाँ, विभिन्न आकारों और रंगों की बिंदी, खादी का कपड़ा और मिट्टी के दिए। तो भारतीय खेल की जो कलाकृतियाँ थी, भारतीय खेल जो थी वो भारतीय समाज में नारी के प्रतीक के रूप में बनाई थी। माथे पर बिंदी का उपयोग एक माध्यम के रूप में करती थी। वे इतनी खूबसूरती के साथ मूर्तियों और विशाल बैनरों पर हजारों की संख्या में जो है वो चिपका कर कलाकृतियाँ बनाती थी। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो विभिन्न आकारों और रंगों की बिंदी का उपयोग करती थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। 9th नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि समकालीन भारतीय कला में द बड़ौदा स्कूल ऑफ आर्ट्स, बड़ौदा जो स्कूल थी, MS यूनिवर्सिटी जिसको हम लोग कहते हैं, बड़ौदा का क्या महत्व रहा है? जो इसके लिए बड़ौदा जो स्कूल थी काफ़ी विख्यात रही है। यहाँ केवल पारंपरिक तंजौर शैली सिखाई जाती थी, या इसने भारत में कथात्मक और लाक्षणिक
कला के विकास में केंद्रीय भूमिका निभाई, या केवल मूर्ति कला का केंद्र रहा है, या यहाँ केवल पश्चिमी कला की नकल की जाती थी। तो जब आप लोग देखेंगे कि एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा में बहुत से भिन्न भिन्न महत्वपूर्ण कलाकार वहाँ से प्रशिक्षण भी लिए थे और उन्होंने भारत में अमूर्तता के दौर में भी कथात्मक कहानियाँ करने की कला और लाक्षणिक फिगरेशन चित्र को नया जीवन को बढ़ावा दिया था। इसके लिए जो महत्वपूर्ण ऑप्शन जो राइट होगा वो बी की तरफ हम लोग चलेंगे कि इसमें भारत में कथात्मक और लाक्षणिक नैरेटिव का मुख्य भूमिका थी। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि अंजू डोडिया के चित्रों का केंद्रीय विषय अक्सर क्या होता है। तो अंजू डोडिया के बारे में अगर आप लोग जानते हैं कि अंजू डोडिया के काम मुख्यतः आत्म जो तस्वीरें सेल्फ पोर्ट्रेट के रूप में देखी, जैसे इर्द गिर्द घूमती दिखाई देती थी, जिसमें वे स्वयं को विभिन्न ऐतिहासिक, पौराणिक या थिएटर के किरदारों में रखकर अपनी आंतरिक मानसिक द्वंद्व को दर्शाती अंजू डोडिया। तो इसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऐतिहासिक युद्धों के दृश्य होते थे या आत्म तस्वीरें सेल्फ पोर्ट्रेट और आंतरिक मानसिक द्वंद्व। तो इसका बेस्ट ऑप्शन बी की तरफ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 11वें नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समकालीन कलाकार अपनी विशालकाय फाइबर ग्लास मूर्तियों और द स्किन स्पीक्स जैसी रचनाओं के लिए प्रसिद्ध थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में अनीस कपूर, भारती खेर, रविंद्र रेड्डी और सुदर्शन शेट्टी के बारे में किया जाए तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारती खेर की तरफ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी को। यहाँ पर मैं आप सभी लोगों का थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पेंटिंग है भारती खेर जी का, और द स्क्रीन स्पीक्स ए लैंग्वेज नॉट इट ओन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें भारती खेर की अत्यधिक प्रसिद्ध ये मूर्ति मानी जाती है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कौन सी? द स्क्रीन स्पीक्स ए लैंग्वेज नॉट इट ओन। ये बहुत ही फेमस मूर्तियों में से इनकी थी और इसको इन्होंने फाइबर ग्लास में निर्मित किया था। एक विशालकाय जमीन पर बैठे हुए जो मृत हाथी थी, मरी हाथी की आकृति इन्होंने दिखाया था, जिस पर पूरी तरह से इन्होंने बिंदियां लगी हुई प्रदर्शित किया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारती खेर जी का, तो इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध समकालीन मूर्तिकार रविंद्र रेड्डी, याद रखिएगा यहाँ पर जो रविंद्र रेड्डी हैं एक प्रसिद्ध समकालीन मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। याद रखिएगा मूर्तिकार हैं कौन? रविंद्र रेड्डी। की मूर्तियों की सबसे प्रमुख पहचान क्या है? आप लोगों को याद होगा कि जो प्रसिद्ध मूर्तिकार रविंद्र रेड्डी जी थे, उनकी मूर्तियों की सबसे महत्वपूर्ण पहचान के रूप में जो दिखाई देती है कि रविंद्र रेड्डी जी बड़े आकार के फाइबर ग्लास के जो हेड्स होते थे वो बहुत ही खूबसूरती के साथ बनाने के लिए जाने जाते हैं और ये प्रसिद्धि भी रहे हैं, जिन्हें वे सोने के जो पत्थर होते हैं ना वो चमकीले रंगों से रंगते थे और इनकी आंखें बड़ी और पारंपरिक भारतीय मूर्तिकला जैसी होती थी। इसलिए इस काम के लिए रविंद्र रेड्डी जी बहुत ही विख्यात रहे हैं। तो इसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन जो यहाँ पर होगा कि चमकीले रंगों विशेषकर सोने और नीले से रंगे विशाल महिला मस्तक। याद रखिएगा कौन सा? महिला मस्तक हेड्स, जिनकी आंखें बड़ी और पारंपरिक होती थी, इसके लिए काफ़ी विख्यात थे। इस कौन? रविंद्र रेड्डी जी। तो ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट 30 नंबर का क्वेश्चन है कि समकालीन भारतीय कला के संदर्भ में फाउंड ऑब्जेक्ट या रेडीमेड सामग्रियों के प्रयोग का क्या अर्थ होता है? देखिएगा कि जो समकालीन भारतीय कला के संदर्भ में जो फाउंड ऑब्जेक्ट होते थे या रेडीमेड सामग्रियों का प्रयोग का जो अर्थ माना जाता था कि इसका ऑप्शन में दिया गया केवल पुरानी खोई हुई पेंटिंग को ढूंढकर प्रदर्शित करना, या दैनिक जीवन की बनी बनाई या बेकार फेंकी गई वस्तुओं को कला के माध्यम के रूप में उपयोग करना, या केवल पत्थरों को तराश कर मूर्तियां बनाना, या कैनवास पर नए रंगों का आविष्कार करना। तो इसका बेस्ट ऑप्शन आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर दैनिक जीवन की बनी बनाई या बेकार फेंकी गई वस्तुओं को कला के माध्यम के रूप में उपयोग करना, यही रेडीमेड सामग्रियों के प्रयोग का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलाकार सुदर्शन शेट्टी के कलाकारियों को किस श्रेणी में सबसे बेहतर तरीके से वर्गीकृत किया जाता है? किसके कार्यों को सुदर्शन शेट्टी
बहुत ही फेमस भारत के कलाकार रहे हैं। ये ऑप्शन में दिया गया है पारंपरिक लघु चित्र, वैचारिक और गति कला जिसको कॉन्सेप्चुअल एंड काइनेटिक आर्ट इंस्टॉलेशन, या केवल भित्ति चित्रण, या अकादमिक यथार्थवाद। तो जो आप सुदर्शन शेट्टी जी को जानते हैं कि अपने इंस्टॉलेशन में जो मशीनी कल पुर्जों, पानी जैसे काइनेटिक एलिमेंट्स का प्रयोग करते थे, जो जीवन और मृत्यु के दार्शनिक पहलुओं पर वैचारिक टिप्पणी इनके माध्यम से की गई है, दिखाई गई है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि उत्तर प्रदेश के किस समकालीन कलाकार या मूर्तिकार को उनके टेराकोटा और समकालीन माध्यमों के संयोजन तथा राज्य की कला, राजनीति व शिक्षा में योगदान के लिए जाना जाता है? बेहतरीन है जय कृष्ण अग्रवाल जी, मदन लाल सिंह, पी राजीव नयन और वीसी सान्याल। तो आप सभी लोग यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन उत्तर प्रदेश के किस समकालीन कलाकार या मूर्तिकार को उनके टेराकोटा और समकालीन माध्यमों में कंपोजिशन, यहाँ पर याद रखिएगा टेराकोटा और समकालीन माध्यमों में संयोजन तथा राज्य की कला, राजनीति व शिक्षा में योगदान के लिए जाना जाता था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया बेस्ट ऑप्शन होंगे पी राजीव नयन जी को। पी राजीव नयन उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध समकालीन मूर्तिकार और लखनऊ कला केंद्रों में सक्रिय रहे हैं और अपनी विशिष्ट समकालीन शैली के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट 60 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि समकालीन महिला चित्रकार जो अपर्णा कौर के चित्रों में जो टाइम और मृत्यु को दर्शाने के लिए किस प्रतीक का बार बार प्रयोग किया गया है? घड़ी और रेत घड़ी का, कैंची, धागा और कटते हुए वस्त्र का, सूखते हुए पेड़ और कौवे का, या जलती हुई मोमबत्ती का? तो जो अपर्णा कौर के चित्रों में कैंची, सुई, धागा और कटता हुआ जो कपड़ा जीवन के सीमित समय, नियमित और मृत्यु के कालचक्र के प्रतीकात्मक के रूप में जो है अपर्णा कौर जी अपनी व्यक्त करती थी। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी को आप लोग टिक करेंगे, कैंची, धागा और कटते हुए वस्तु का। नेक्स्ट 70 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से समकालीन कलाकार मुख्य रूप से अमूर्त दृश्य कला, याद रखेंगे अमूर्त दृश्य कला, एब्स्ट्रैक्ट लैंडस्केप और प्रकृति के आंतरिक रहस्य को कैनवास पर उतारने के लिए जाने जाते हैं? भूपेन खक्कर, राम कुमार और प्रभाकर कोलते, राजा रवि वर्मा और नंदलाल बोस। तो आप सभी लोग जानते हैं इसका बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर राम कुमार उत्तरकाल और प्रभाकर कोलते, इसका बेस्ट ऑप्शन को टिक करेंगे। मैं बताना चाहता हूं कि जो प्रभाकर कोलते और प्रसिद्ध आधुनिक चित्रकार राम कुमार अपने अंतिम रचनात्मक काल में शुद्ध रूप से अमूर्त कला, एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म और आध्यात्मिक परिदृश्यों के लिए जाने जाते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूपेन खक्कर की कला का मुख्य प्रतिपाद्य मतलब थीम क्या था जिसने उन्हें समकालीन भारतीय कला में एक क्रांतिकारी स्थान दिलाया? केवल अभिजात वर्ग का जीवन चित्रण करने के लिए, या आम आदमी, सैलैंगिकता और समाज के हाशिए पर खड़े लोगों का बेकार चित्रण के लिए, या राष्ट्रीय आंदोलन के दृश्य के लिए, या केवल अमूर्त ज्यामिति के लिए? तो भूपेन खक्कर के द्वारा जो भी चित्र निर्मित किए गए थे, आप लोगों ने देखा कि भारत के पहले ऐसे समकालीन कलाकार थे जिन्होंने अपनी समलैंगिक पहचान और समाज की साधारण, मध्यम और हाशिए के लोगों को जीवन को पूरी बेबाकी और ईमानदारी के साथ कला का एक विषय के रूप में इन्होंने चित्रण किया था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर बी, आम आदमी, होमोसेक्सुअलिटी और समाज के हाशिए पर खड़े लोगों का बेबाक चित्रण भूपेन खक्कर जी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है कि समकालीन भारतीय फोटोग्राफी और दृश्य कला के क्षेत्र में पुष्पमाला एन को किस शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं कि एन पुष्पाला या पुष्पमाला एन जो है वो अपने फोटोग्राफी और दृश्य कला के क्षेत्र में काफ़ी विख्यात रही हैं और इन्होंने जो है फोटो परफॉर्मेंस विधि की प्रेरणा, वे स्वयं को तस्वीरों में विभिन्न ऐतिहासिक देवियों, नायिकाओं और जो अपने
औपनिवेशिक काल की रूढ़िवादी छवियों के रूप में ढालकर सामाजिक कटाक्ष को व्यक्त करती हैं, प्रकट करती थी। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे, फोटो परफॉर्मेंस, जहां वे खुद को विभिन्न ऐतिहासिक और सांस्कृतिक किरदारों में प्रस्तुत करती थी। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट 20 नंबर का क्वेश्चन है कि जितेन कठरॉल और सुमीर टैगरा की समकालीन कला जोड़ी के काम मुख्य रूप से किस विषय पर आधारित होते थे। ऑप्शन में दिया गया है कि पंजाब के युवाओं की विदेश प्रशासन की इच्छा, वैश्वीकरण और उपभोक्ता संस्कृति, केवल मुगल वास्तुकला का पुनरुद्धार, ग्रामीण भारत का गरीबी चित्रण या बौद्ध दर्शन का प्रचार। तो इसका बेस्ट ऑप्शन आप सभी लोग देखे होंगे कि ठकराल और टैगरा, टुकराल और यह कह सकते हैं या टैगरा की कला जोड़ी पंजाब के युवाओं में विदेश जाने की जो होड़ होती थी ना, वो वैश्वीकरण के प्रभाव, विज्ञापन जगत और उपभोक्तावादी संस्कृति को पॉप आर्ट शैली में प्रस्तुत किया जाता था। इसलिए इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए को टिक करेंगे। पंजाब के युवाओं की विदेश प्रवासन की इच्छा और वैश्वीकरण और उपभोक्ता संस्कृति, इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 है कि कला के क्षेत्र में नया मीडिया, न्यू मीडिया आर्ट के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है। तो न्यू मीडिया आर्ट के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है, केवल तैल रंग और वाटर कलर को, डिजिटल आर्ट, वीडियो इंस्टॉलेशन, साउंड आर्ट एंड इंटरेक्टिव आर्ट को, केवल हस्त निर्मित कागज निर्माण को या भित्ति चित्रण की पुरानी विधियों को। तो इसके अंतर्गत क्या रखा गया, न्यू मीडिया आर्ट के अंतर्गत डिजिटल आर्ट, वीडियो इंस्टॉलेशन, साउंड आर्ट एंड इंटरेक्टिव आर्ट को शामिल किया गया है न्यू मीडिया आर्ट में। तो ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समकालीन चित्रकार जतिन दास अपनी आकृतियों में किस तत्व को दर्शाने के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। स्थिर और शांत मुद्राएं, आकृतियों में अत्यधिक गतिशीलता और ऊर्जा दर्शाने के लिए, या केवल वस्त्रों की विस्तृत नक्काशी के लिए, या चेहरे पर कोई भाव न होने के लिए दर्शाते थे। तो आप लोग जानते हैं कि जतिन दास जी आकृतियां रेखाओं के सशक्त प्रयोग के कारण अत्यधिक गतिशील, ऊर्जावान और हवा में तैरती हुई जो प्रतीक होती थी, जो मानव संवेगों को दर्शाती थी, उसके लिए काफ़ी विख्यात रहे हैं। कौन, जतिन दास जी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का बेस्ट ऑप्शन जो फुलफिल हो रहा है वो बी को हम लोग टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है 23 नंबर का कि आधुनिक और समकालीन कला के बीच की विभाजक रेखा मुख्य रूप से किस आधार पर तय की जाती है। तो आधुनिक और समकालीन कला के बीच की जो विभाजक रेखा मुख्य रूप से किस पर आधारित की जाती है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन आप लोग यहाँ पर ढूंढिए। आधुनिक कला केवल भारत में बनी, समकालीन केवल विदेशों में बनी। आधुनिक कला माध्यमों के प्रयोग और कला की स्वायत्तता पर केंद्रित थी, जबकि समकालीन कला वैश्विक मुद्दों, पहचान, राजनीतिक और विविध माध्यमों पर केंद्रित थी। समकालीन कला में रंगों का प्रयोग बंद हो गया और दोनों में कोई अंतर नहीं था। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी को टिक करेंगे कि आधुनिक कला माध्यमों के प्रयोग और कला की स्वायत्तता पर केंद्रित थी, जबकि जो समकालीन कला थी वह वैश्विक मुद्दों, पहचान, राजनीतिक और विविध माध्यमों पर केंद्रित होती थी। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का कि समकालीन कलाकार राघव कनेरिया किस विधा में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन में दिया है कि अमूर्त चित्रकला के लिए, या स्क्रैप मेटल धातु के कबाड़ों से निर्मित जीवंत चित्र मूर्तिकला के लिए, या डिजिटल प्रिंटिंग के लिए, या वाटर कलर लैंडस्केप के लिए। तो जो राघव कनेरिया जी थे, जिन्होंने बड़ौदा स्कूल से जुड़े कई एक प्रसिद्ध मूर्तिकार माने जाते हैं, जिन्होंने खेती के पुराने और औजारों के माध्यम से इन्होंने लोहे के स्क्रैप कबाड़ को जोड़कर अत्यंत जीवंत पशु आकृतियों और मूर्तियों का निर्माण किया था। तो इसलिए इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी को करेंगे। स्क्रैप मेटल मतलब धातु के कबाड़ों से निर्मित जीवंत मूर्ति कला के लिए राघव कनेरिया जी जाने जाते हैं, जो कि काफ़ी विख्यात रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोच्चि मुजरिस बिनाले का संबंध समकालीन कला जगत में किस रूप में है। तो ऑप्शन में यहाँ पे है, यह उत्तर प्रदेश का एक पारंपरिक कला मेला है, यह भारत में आयोजित होने वाली सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय समकालीन कला प्रदर्शनी है, यह केवल भारतीय लोक कला का एक पुरस्कार है, यह कला की एक नई पुस्तक का नाम है। तो जानते हैं कि जो
कोच्चि मुजिरिल बिनाले होती है वो केरल में आयोजित होने वाला एक कोच्चि मुजिरिल बिनाले भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समकालीन कला आयोजन होता है, जहां पर दुनिया भर के भिन्न भिन्न कलाकार अपने इंस्टॉलेशन और न्यू मीडिया कार्यों का प्रदर्शन करते हैं और काफ़ी ये विख्यात भी मानी जाती है। कोच्चि मुजिरिल बिनाले कहाँ पर होती है? वो केरल में हो जाती है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह भारत में आयोजित होने वाली सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय समकालीन कला प्रदर्शनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के टॉपिक में हम लोगों ने 25 क्वेश्चनों को सॉल्व किया और एक बदले हुए पैटर्न के अकॉर्डिंग मैंने आप सभी लोगों के सामने इन सभी क्वेश्चनों को प्रस्तुत किया। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और क्वेश्चन मज़ेदार लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक के साथ साथ हाइप का बटन प्रेस करिएगा और कमेंट बॉक्स में इसी तरह के क्वेश्चनों को प्रस्तुत करवाने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।